Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about especially for their need and use to of modal auxiliary verbs. यानी आज मैं खास तौर पर their need तथा use to के बारे में बात करने जा रहा हूँ. तो let's start this video lecture. ध्यान दीजिए, इस their need तथा use to को डायरेक्ट मेथड से बताया जा रहा है. यानी डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ पहले से इससे लिख दिया गया है ताकि आपका समय को बचाया जा सके. अदरवाइज इसे लिखने में काफ़ी समय लगता है लिखकर बताने में, इस वजह से थोड़ा इसमें समय का बचत हो सकता है. तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ देयर. तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं डेयर के प्रयोग बताने जा रहा हूँ. तो इसमें डेयर, तो डेयर का प्रयोग खास तौर पर किसी कार्य को करने में साहस या हिम्मत के अर्थ में किया जाता है. ऐसे इसे दो तरह से प्रयोग किया जाता है, एक तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में. जब हम इसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है. यानी इसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में नहीं किया जाता है. वहीं यदि हम इसे मेन वर्ब के रूप में करते हैं, एम से होता है मेन, भी से होता है वर्ब, तो इसे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह अपने बाद टू प्लस V1 को लेता है, यानी एक इन्फिनिटिव को लेता है. तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को समझें. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है. और ऐसे प्रयोग में यानी प्रेजेंट के किसी हिम्मत या साहस भरे कार्यों को करने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव जैसे वाक्यों में ही प्रयोग करते हैं. यानी डेयर का प्रयोग हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में केवल या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं या तो निगेटिव सेंटेंस में करते हैं. निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिससे प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है. यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दो ही प्रयोग कर सकते हैं और दोनों प्रेजेंट का बोध कराएगा, पहला निगेटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव. इसका स्ट्रक्चर होगा, जब निगेटिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो डेयर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं और डेयर के पहले किसी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं. और वहीं पर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में यदि यूज करेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इससे प्रश्न किसी से पूछेंगे, तो ऐसे में हम सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले डेयर को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद V1 को लिखेंगे और उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे. यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर डेयर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ तो जो वर्ब आ रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है. यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, यानी निगेटिव सेंटेंस में भी हमारा V1 ही आ रहा है, टू को नहीं ले रहा है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमारा जो वर्ब है V1 नहीं आ रहा है, यानी इसके पहले भी टू का प्रयोग नहीं हो रहा है. तो ऐसा हम लोग केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ही करते हैं. एग्जाम्पल को हम लोग देख लें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में. तो ही देयर, यहाँ डेयर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद एक वर्ब V1 के रूप में किया गया है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. तो ध्यान रखिए, इसका अर्थ होगा ही डेयर नॉट से सो, यानी उसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है या उसे ऐसा कहने के साहस नहीं है. तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बोलना है, न कि किसी और टेंस पर. यानी डेयर और डेयर का प्रयोग यदि हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो केवल हम लोग प्रेजेंट का बोध कराते हैं, यानी प्रेजेंट के कार्यों को करने के लिए करते हैं. दूसरा,
एग्जाम्पल देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है डेयर, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम किसी सेंटेंस को प्रयोग करते हैं या बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले ही एक्जुअली वर्ब आ जाता है। तो यहाँ डेयर, उसके बाद सब्जेक्ट यू दिया गया है, उसके बाद V1 के रूप में फेस दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन दिया गया है। इसका मतलब है कि डेयर यू फेस द रोबर्स, यानी कह रहा है कि क्या तुम्हें डाकुओं से या डकैतों से सामना करने की साहस है, या क्या तुम्हें डकैतों से सामना करने की हिम्मत है। यानी ध्यान रखना है एक और बात कि हमारा चाहे मोडल वर्ब के रूप में प्रयोग हो डेयर का या चाहे मेन वर्ब के रूप में हो, दोनों का अर्थ सेम आता है, केवल स्ट्रक्चर में केवल अंतर आता है। स्ट्रक्चर में यही अंतर आता है कि मोडल वर्ब के रूप में जब देयर का प्रयोग करेंगे तो वो अपने बाद टू नहीं लेगा, और मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो वो अपने बाद किसी वर्ब के पहले टू लेगा। यानी यह इसके बाद जो वर्ब आएगा वो अपने बाद पहले टू नहीं लेगा, यानी डायरेक्ट V1 आएगा, और ये मोडल वर्ब के रूप में अपने बाद यह मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग होगा डेयर तो अपने बाद टू प्लस V1 को लेगा, यानी टू अपने पहले लेगा, V1 अपने पहले टू को लेगा। इसी तरह और भी ध्यान रखिए कि हाउ डेयर, एक और तीसरा नंबर है डेयर यू फाइट हिम, क्या तुम्हें उससे लड़ने की साहस है या क्या तुम्हें उससे लड़ने की हिम्मत है। नेक्स्ट, हाउ डेयर यू, ये WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी यह सेंटेंस विच बिगिंस विद WH वर्ड्स लाइक व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। Such sentence is called WH question word of interrogative sentence। यानी जो सेंटेंस WH question word से शुरू हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या WH question word of interrogative sentence कहते हैं, जैसा कि why, when, where, what। तो यहाँ पर WH question word of interrogative sentence है क्योंकि हाउ से शुरू है, तो हाउ डेयर यू, यानी इसके ये कह रहा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत या तुम्हारी हिम्मत या तुम्हारी इतनी साहस, ये इसका अर्थ हुआ। अब हम लोग इसी को मेन वर्ब के रूप में करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो यह अपना रूप किसी भी फॉर्म पर बना सकता है। यानी हम जब डियर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इस वर्ब के पहले रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, तीसरे रूप में भी कर सकते हैं, चौथे रूप में भी ING लगाकर कर सकते हैं, और डेयर में एस लगाकर पांचवें रूप में कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जब भी डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो हम किसी भी टेंस पर बना सकते हैं, यानी वर्ब को किसी भी फॉर्म पर बदल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। और ऐसे में ये न केवल इंट्रोगेटिव और हमारा निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, ये प्रत्येक सेंटेंस में प्रयोग होता है, चाहे वो सेंटेंस असर्टिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, या चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस हो, चाहे WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस हो। यानी प्रत्येक सेंटेंस में हम लोग डेयर का प्रयोग एज अ मॉडल एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखें तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, तो यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया गया है, आई के साथ V1 का प्रयोग हुआ, डेयर टू से सो। अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो अर्थ ऊपर आ रहा है और वही अर्थ नीचे भी आया। अंतर यही है कि इसमें नॉट लगा है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे में हमारा इसका प्रयोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं और किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। तो हमारा प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया। इसका अर्थ हुआ आई डेयर टू से सो, मुझे ऐसा कहने की हिम्मत है या मुझे ऐसा कहने की साहस है। वैसे इसी तरह दूसरा हमारा V2 के रूप में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ही बनाया गया है। इसका अर्थ हुआ ही डेयर टू फेस द रोबर्स, यानी उसे डकैतों से लड़ने की या सामना करने की हिम्मत है, या उसे डकैतों से सामना करने के साहस है। नेक्स्ट, यू हैव डेयर, यानी वह साहस कर चुका है, टू फेस हिम, यानी उससे सामना करने के लिए, यानी कि तुम उससे सामना करने के लिए साहस कर चुके हो, या तुम उससे
सामना करने के लिए हिम्मत कर चुके हो, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस भाव को रखा गया, डेयर्ड को हैव के बाद भी3 का प्रयोग किया गया। अब यहाँ ध्यान रखेंगे दोनों कॉमन हो जाता है, डेयर्ड भी V2 भी है और डेयर्ड V3 भी है। अब इसमें दोनों में अंतर कैसे समझेंगे, तो सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद यदि डेयर्ड का प्रयोग हुआ रहेगा तो ये V2 के रूप में होगा और उस सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और हैव के बाद यदि डेयर्ड का प्रयोग हुआ रहेगा तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, या हैड के बाद V3 यानी डेयर्ड रहेगा तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कहेंगे। नेक्स्ट, आई डू नॉट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में बनाया गया है। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस को जब हम निगेटिव बनाए तो डायरेक्ट डेयर का प्रयोग कर नॉट का प्रयोग कर दिए, तो ऐसे में हमारा ये मॉडल विभाग के रूप में प्रयोग समझा जाएगा, क्योंकि जैसे शैल विल का प्रयोग है, कैन कुड का प्रयोग है, उसी तरह ये भी है, यानी कि मॉडल विभाग के रूप में उस मॉडल विभाग के बाद डायरेक्ट नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और जब हम इसे मेन भाव के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारा टेंस के प्रत्येक टेंस में बनने लगेगा। जैसा कि मान लीजिए हम प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं तो इसके इसमें प्रेजेंट टेंस में अलग से हमारा एक्जुलिव भाव के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आई के अनुसार आई के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, तो V1 के रूप में हमारा डू एक्जुलिव भाव के रूप में आया। तो यहाँ आई डू V1 है, नॉट, आई डू नॉट डेयर टू गो देयर, यानी कह रहा है कि मुझे वहाँ जाने की हिम्मत या साहस नहीं है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव ध्यान रखिए, ये हम लोग डू डज का प्रयोग कर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, डायरेक्ट डेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं डू डज का प्रयोग कर और तब नॉट का प्रयोग कर तब डेयर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों अंतर है मॉडल भाव में और हमारा मेन भाव में। तो ध्यान रखिए ये मेन भाव के रूप में है और ये मॉडल भाव के रूप में है। इसी तरह हमारा इसे फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे सी विल डेयर टू आस्क ए क्वेश्चन, क्या उसे एक प्रश्न पूछने की हिम्मत या साहस होगा, या क्या वह है, या ये भी क्या का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, कह रहा है कि वह उसे एक प्रश्न पूछने का हिम्मत या साहस होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग इसी मॉडल एक्जुलिव भाव को, जो ये मॉडल एक्जुलिव भाव के रूप में डेयर का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। ध्यान रखिए आप लोग वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाले हैं जो शायद अब आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। उस प्रयोग को समझेंगे और ऐसे मिला भी होगा तो आप गलती कर देते होंगे, नहीं तो छोड़ देते होंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे आपको। जैसे हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ध्यान रखिए जब हम लोग मॉडल विभाग के रूप में इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ही डेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि मॉडल विभाग को सेम उतार दिया जाता है और उसके बाद बी का प्रयोग कर तीसरा रूप का प्रयोग कर दिया जाता है। तो हम निगेटिव वाले को बना रहे हैं, क्योंकि मॉडल विभाग के रूप में जब ये सेंटेंस होता है तो निगेटिव में ही प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद ही डेयर नॉट आस्क अ क्वेश्चन, पहले हम लोग बना दिए ही डेयर नॉट आस्क अ क्वेश्चन, पहले हम लोग मॉडल विभाग के रूप में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को बना लिए। इसका अर्थ हुआ कि उसे एक प्रश्न पूछने का साहस है या हिम्मत है। अब इसी का पैसिव बनाएंगे तो ध्यान रखिए पैसिव में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाया जाता है, तो क्वेश्चन को ला दिए और डेयर सीधा उतर जाता है, नॉट हो तो सीधा उतर दिया जाता है और नहीं हो तो छोड़ दिया जाता है नॉट को। और तब कोई भी मॉडल विभाग के बाद बी का प्रयोग कर मेन भाव को तीसरे रूप में बदल देते हैं। तो वही काम किए, बी का प्रयोग कर यहाँ आस्क को तीसरे रूप में बदल दिए, यानी आस्क V1 में था तो यहाँ V3 में बदल दिए आस्क में, और यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं बाय हिम, या तो छोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक प्रश्न उसके द्वारा पूछने का हिम्मत किया गया है। नेक्स्ट, अब हम लोग ये मॉडल विभाग के रूप में, यानी मॉडल विभाग का एक्टिव से पैसिव बनाए, अब हम लोग मेन भाव का एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं। ध्यान रखिए मेन भाव के रूप में एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा प्रयोग शायद ही किसी बुक में आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गौर से देखिएगा, इसका प्रयोग थोड़ा उल्टा हो सकता है या थोड़ा अलग है। जैसे पैसिव वॉइस में बना रहे हैं, जैसे मेन वर्ब के रूप में है सेंटेंस, ये सब इनमें से किसी एक सेंटेंस को हम लोग लेंगे। जैसे ही डेयर्स टू फेस द रोबर्स, जैसा कि एक सेंटेंस हम ले लिए असर्टिव सेंटेंस में,
और मेन भाव के रूप में डेयर्स का प्रयोग किया गया, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हमारा भाव का पांचवा रूप का प्रयोग किए, यानी भाव में एस लगा दिए, तो ये सिंगुलर भाव हो गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। तो ये हमारा टेंस के अनुसार बनने लगा, यानी कि ये मॉडल विभाग के रूप में नहीं है। यदि मॉडल विभाग के रूप में होता तो ही के साथ भी डेयर ही लगता है, और सेंटेंस असर्टिव में नहीं होता, इसके साथ नॉट लगाते, निगेटिव लगाते या तो इंट्रोगेटिव में बनाते। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में है या अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, दोनों एक ही सेंटेंस होता है। तो ही डेयर्स टू फेस द रोबर्स, तो यहाँ भी दिख रहा है कि डेयर्स के बाद में टू फेस यानी टू प्लस गिवन का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे भी स्पष्ट हो गया कि हमारा ये मेन भाव के रूप में डेयर का प्रयोग है। और यहाँ पर यदि देखें तो डेयर के बाद हमारा जो भाव आ रहा है इससे डायरेक्ट आ जा रहा है, यानी इसलिए अपने पहले टू को नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि यह मॉडल भाव के रूप में है और मेन भाव के रूप में है। तो जब मेन भाव को हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो इसका कैसे होगा, तो हम लोग जनरली नियम यही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आ जाए। तो हमारा रोबर्स यहाँ पर सब्जेक्ट में आ गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे थे कि जो भाव सब्जेक्ट के बाद ये रहता था उसी भाव के अनुसार हम लोग अकॉर्डिंग टू वॉइस हम लोग रूल को चेंज करते थे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर डेयर के बाद में यदि टू प्लस V1 आए तो डेयर सीधे उतर जाएगा, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा। तो ये हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि रोबोट भाव का ये सब्जेक्ट प्लूरल रूप में है, तो ये भाव भी हमारा प्लूरल में चेंज हो जाएगा, यानी डेयर को V1 में रखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, यानी भाव का कोई V1 फॉर्म हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। इसलिए हम लोग रोबर के अनुसार हम लोग डेयर का प्रयोग किए, डेयर्स का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर भाव लेगा। और उसके बाद क्या करना है कि हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा इन्फिनिटिव टू फेस है, और कभी भी इन्फिनिटिव मिलता है टू प्लस V1 के रूप में, तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय 2B प्लस V3 बदल दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 2B और फेस में हम लोग V3 कर दिए फेस्ट, और तब जाकर सब्जेक्ट को लेकर चल देंगे बाई हिम। तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी ही डेयर्स टू फेस द रोबर्स। इसका अर्थ हुआ कि उसे दुश्मनों से या ये रोबर्स से यानी डकैतों से लड़ने की साहस या हिम्मत है। इसका अर्थ हुआ कि रोबर्स को साहस है उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा लड़े जाने का। तो यहाँ ये पैसिव वॉइस में हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो हमें कमेंट कर बताएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग नीड के प्रयोग में जा रहे हैं। तो सेम जस्ट लाइक नीड इज ऑल्सो यूज्ड लाइक डेयर, यानी कि हमारा नीड भी ठीक डेयर की ही तरह प्रयोग होगा जैसा जैसा कंसेप्ट था। अंतर यही है कि इसके अर्थ में बदलाव आएगा, और हमारा इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो होगा उसी के सेम होगा, लेकिन इसमें डेयर के अर्थ में केवल अंतर है। तो अर्थ के अनुसार हम लोग अंतर करेंगे, और एक और अंतर इसमें मिलेगा आपको जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, नीड का अर्थ होता है की जरूरत पड़ना है, या की आवश्यकता पड़ना, या की आवश्यकता पड़ना, या की आवश्यकता होना, या के अर्थ में किया जाता है। तो ऐसे में हम अपनी आवश्यकता को दर्शाते हैं किसी कार्य की करने का, तो ऐसे में नीड का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखें, नीड इज ऑल्सो यूज एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब। ध्यान रखें, नीड का भी प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। तो ऐसे में थोड़ा इसमें इससे अंतर इसलिए है कि मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो वो तो सेम है, और मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में दो तरह से प्रयोग किया जाता है। वो कैसे, तो ध्यान रखें, मेन भाव के रूप में करेंगे तो मेन भाव के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाएगा। जब डायरेक्ट नाउन आएगा तो यह अपने बाद में टू नहीं लेगा, और यदि इस टू नहीं लेगा, और मेन भाव अपने बाद में यदि कोई भाव आएगा यानी मेन भाव के बाद यदि यानी डेयर मेन भाव के रूप में यूज करेंगे, और डेयर के बाद कोई 2 प्लस V1 के रूप में वर्ड आ रहा है तो उसका प्रयोग करेंगे, यानी मेन भाव यानी डेयर के का प्रयोग जब मेन भाव के रूप में करेंगे तो इसके बाद फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, यानी 2 प्लस V1 का प्रयोग होगा, तब किसी नाउन का प्रयोग करेंगे।
यानी कि मेन वर्ब के बाद यदि वर्ब आ रहा हो तो उसके पहले टू का प्रयोग करना है, यदि मेन वर्ब के बाद कोई नाउन आ रहा है तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं करना है, और बोथ यानी दोनों जो है ये मेन वर्ब के रूप में होगा। और ये इसमें अंतर है कि ये तो आप पहले ही मैंने बताया कि जिस तरह से हमारा डेयर का प्रयोग हो रहा था वैसे ही नीड का भी प्रयोग होगा। तो मोरल एग्जीक्यूटिव वर्ब के बाद भी यानी नीड का प्रयोग जब मोरल एग्जीक्यूटिव वर्ब के रूप में करेंगे तो यह अपने बाद टू को नहीं लेगा, और मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो टू लेगा। तो टू कब लेगा? जब मेन वर्ब यानी डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में करेंगे और उसके बाद कोई वर्ब आने वाला हो तो वो टू लेगा, और नाउन आने वाला हो तो टू नहीं लेगा। इस कंडीशन में मेन वर्ब यानी मोरल वर्ब के बाद में वर्ब आने वाला भी हो तो भी टू का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग इसका प्रयोग कर लें। यहाँ ध्यान के मेन वर्ब के रूप में जब हम लोग प्रयोग करेंगे नीड का, तो इसका भी प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में ही करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं, और इसका भी प्रयोग इन निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। जैसे देखिए नीड सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नीड प्लस नॉट प्लस भी1 का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग हुआ। और वहीं पर नीड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे नीड का तो सब्जेक्ट के पहले नीड को प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट प्लस V1, तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझें तो हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव वर्ब या मोरल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए आई नीड नॉट, देखिए नीड के बाद नॉट का प्रयोग किए, क्योंकि इसका प्रयोग मोरल वर्ब के रूप में करते हैं तो हम नीड के बाद नीड यानी निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम निगेटिव सेंटेंस यानी नॉट लगा दिए, और उसके बाद यहाँ पर जो अर्न का प्रयोग किए ये वर्ब है और इसके पहले टू को नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर नीड यूज्ड एज मोरल एग्जीक्यूटिव वर्ब। उसके बाद किसी नाउन का प्रयोग किए, इसका अर्थ हुआ कि आई नीड नॉट अर्न मनी, यानी मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ऐसे सेम करेंगे। अंतर यही होगा कि नीड का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, और जो वर्ब आएगा वो V1 में ही रहेगा, यानी टू इसमें भी नहीं रहेगा। जैसे नीड सी अर्न मनी, क्या उसे पैसा कमाने की जरूरत है, यहाँ नीड पहले आ गया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद V1 आया, उसके बाद मनी आया। नेक्स्ट इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सी नीड नॉट सेल दिस कार, यानी उसे इस कार को बेचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग हुआ, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग हुआ, यहाँ फिर निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग हो गया, यानी दीज यूजेस आर एज अ मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब। नेक्स्ट अब हम इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो पहले नाउन वाला कर लेते हैं। जब मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिए मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो नीड अपने बाद नाउन लेगा तो नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। सी नीड्स, देखिए यहाँ मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं, तो एक बात और भी स्पष्ट समझ लीजिए कि जब मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो हम लोग नीड इज यूज्ड फ्रॉम V1 टू V5 फॉर्म, यानी नीड को V1 से V5 फॉर्म तक बदल सकते हैं। जैसे नीड ये V1 के रूप में है, नीडेड V2 के रूप में है, नीडेड V3 के रूप में है, नीडिंग V4 के रूप में है, और नीड्स V5 के रूप में है। यानी वी कैन चेंज एनी टेंसेस, यानी हम लोग किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए जैसे सी नीड में एस लगा दिए, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया है, और सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम लोग सिंगुलर में यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ एस लगा दिए तो सिंगुलर वर्ब बन गया, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दोनों बराबर हो गया, यानी सी नीड्स मनी, उसे पैसा कमाने की जरूरत है। आई के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है तो नीड हमारा V1 के रूप में है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट दे नीड, यहाँ V1 के रूप में है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर दे है, और जब सब्जेक्ट दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और V1 नीड V1 के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो प्लूरल रूप में होता है, नीड में एस लगा देते हैं तो V5 के रूप में होता है, और V5 सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हम लोग दे प्लूरल है तो नीड हम प्लूरल रूप में यूज करेंगे V1 के रूप में। V1 प्लूरल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। तो दे नीड अ वॉच, उसे एक घड़ी की जरूरत है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेन भाव के रूप में भी समझ में आ गया। एक और इसका मैंने बताया कि जब यह अपने बाद मेन भाव के रूप में जब नीड का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद जो भाव आए तो वो अपने पहले यानी भाव अपने पहले टू लेता है। ध्यान रखिए, जैसे यहाँ देखिए सी, जैसे सब्जेक्ट के बाद हम नीड का प्रयोग करेंगे और टू का प्रयोग करेंगे जब यदि भाव आएगा तब। यदि नाउन आता तो टू नहीं लगता। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी नाउन प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई नीड टू अर्न मनी, यानी मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत है। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि मुझे पैसा की ज़रूरत है। यहाँ सी नीड्स टू मीट हर, मुझे उससे मिलने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर भाव का प्रयोग कर दिए इस लगाकर। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई भले ही सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार V1 का प्रयोग किया जाता है आई के साथ। नेक्स्ट, अब हम लोग मॉडल इंक्लूसिव वर्ब को पैसिव वॉइस में जब बदल लेंगे तो सेम उसी तरह काम करेगा जैसे कैन, कुड, शैल, विल, मे, माइट का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद यानी कि इस कैन, कुड, मे, माइट का पैसिव वॉइस जो बनाते हैं तो उसमें कैन, कुड, मे, माइट के बाद में बी का प्रयोग कर मेन वर्ब को तीसरा रूप में बदल देते हैं। तो सेम वही काम करना है। जो देखिए सी नीड नॉट, नीड नॉट का यहाँ इसलिए प्रयोग किए कि हमारा मॉडल वर्ब के रूप में जब नीड का प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी नीड हमारा देखिए सेम है, नीड में कोई बदलाव नहीं करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में, क्योंकि मॉडल यूनिक वर्ब के रूप में किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड का, तो हमारा वो सेम होता है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है, यानी जीव का त्यों रहता है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी नीडी का प्रयोग किए। यहाँ देखिए मेन वर्ब के रूप में किए तो सब्जेक्ट सिंगुलर था तो नीड में एस लगा दिए। इसका मतलब है कि मेन वर्ब के रूप में हुआ और यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में हुआ, क्योंकि मॉडल वर्ब में कोई बदलाव नहीं किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ही नीड नॉट अर्न मनी, इसका अर्थ हुआ कि उसे पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ। इसे जब पैसिव में बदलेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे मनी, यहाँ पर नीड जीव का ते उतर जाता है, नॉट तो जीव का उतर जाता है, और जहाँ हमारा V1 आए उसके पहले बी का प्रयोग कर देते हैं। आप V1 को V3 में बदल देते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस किसी भी का हो कि यानी किसी भी टेंस का हो उसका मेन वर्ब V3 में बदलेगा ही। तो यहाँ पर अर्न कर दिए और यहाँ पर बाय हिम का प्रयोग कर सकते हैं, बाय हिम, यानी तरह की पैसे को उसके द्वारा कमाए जाने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसी का पैसिव वॉइस में बदलेंगे किसका, अब हम लोग मेन वर्ब का MV मेन वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए मेन वर्ब को हम लोग डायरेक्ट हम लोग इस मेन वर्ब को बदल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको भी बदलेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि मनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो मनी, यहाँ पर V1 के रूप में है तो मनी इज, यहाँ पर हो जाएगा मनी इज नीडेड बाय हिम, यानी पैसे को उसके द्वारा ज़रूरत है, यानी उसके द्वारा ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसिव वॉइस में बदलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने ऐसा कर दिए। ऐसे आपको ज़रूरत पड़े तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका मेन वर्ब यानी इस मेन वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं, जो शायद ही आपको ऐसा प्रयोग चेंज करने को मिलता है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कठिन हो जाता है। इसमें क्या है कठिनाई, तो देखिए जैसे हम पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को ले लेते हैं मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग कर, जैसे आई नीड टू अर्न मनी, जैसे आई नीड टू अर्न मनी, तो देखिए आई नीड V1 के रूप में है, और क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार V1 का प्रयोग किया जाता है, आई यानी कि आई के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, 2 + V1 अर्न है और मनी ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखिए कि सेम इसी तरह हम ये इसका भी प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में जो सेंटेंस रहता है उसे सब्जेक्ट में बना देते हैं। उसके बाद इसमें अंतर क्या है कि हम और सेंटेंस में हम लोग इस जो वर्ब यहाँ रहता है सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वॉइस में, उसे उस टेंस के अनुसार नियमानुसार बदलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग जीव का तीन वर्ब को नीड और डेयर जैसे वर्ड के बाद यदि 2 + V1 आए तो उसे सेम उतार देते हैं और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो हमारा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार उतारेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस मनी है, तो मनी के अनुसार हमारा मनी सिंगुलर है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस वाला, तो इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। तो मनी सिंगुलर है तो ये नीड्स हो जाएगा सिंगुलर में। नेक्स्ट, टू
अर्न है, तो टू अर्न यानी टू प्लस V1 के रूप में हो तो टू बी प्लस V3 में बदल देते हैं, तो सेम वही टू बी प्लस एंड V3 में हुआ। और बाय प्लस मी मैंने बाय का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को में लेकर चले गए। इसका मतलब मनी जरूरत है उस मेरे द्वारा कमाए जाने का, यानी पैसे मेरे द्वारा कमाए जाने की ज़रूरत है, यानी की ज़रूरत है या की ज़रूरत पड़ता है। ये दोनों अर्थ में हम लोग लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। हम लोग जो सुटेबल हो वैसा हम लोग यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नीट का भी प्रयोग समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट कर बताएंगे। नेक्स्ट यूज टू का प्रयोग करने जा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द कंसेप्ट ऑफ यूज टू। तो ध्यान रखिए, यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन इन पास्ट। यानी यूज टू का प्रयोग हम लोग पास्ट के आदतन कार्य या नियमित पास्ट में हो रहे कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी यूज टू स्पिन डेली, महात्मा गांधी प्रतिदिन सूत काटा करते थे, यानी महात्मा गांधी हैबिचुएटेड थे सूत काटने का, यानी महात्मा गांधी अपनी उनकी आदत थी कि डेली वो सूत काटा करते थे। तो ऐसे सेंस में हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी प्रयोग यानी यूज टू इज आल्सो यूज एज मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब एंड अदर्स यूजेस विच आई एम गोइंग टू टेल यू। यानी कि मॉडल वर्ब का भी प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के रूप में होता है, जिससे मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और भी इसका प्रयोग होता है, उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे ध्यान रखिए, हमने सबसे पहले हम इसको मॉडल वर्ब के रूप में बता रहे हैं, तो यूज के बाद टू का प्रयोग होगा। इसमें ऐसा नहीं कि टू हटेगा या लगेगा, इसमें टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ध्यान रखिए, यूज टू के बाद में हम जब V1 का प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा और ये मेन वर्ब ये मॉडल वर्ब के रूप में होगा, जिसका अर्थ या करता था, जिसका अर्थ यानी यूज टू प्लस V1 के रूप में कोई सेंटेंस हो, यानी उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा यूज टू प्लस V1 में होगा, तो उसका हिंदी अर्थ हम लोग क्रिया का लगाएंगे। या करता था, ये करती थी, ये करते थे, और वो मॉडल वर्ब के रूप में समझा जाएगा, जिसका हम लोग यूज आगे बढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, पहले हम लोग समझ ले सभी को। उसी तरह इसका जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आप जानते हैं नियम कि कोई भी मॉडल वर्ब के बाद में टू का प्रयोग कर देने से आप भीतरी को पैसिव वॉइस में बदल जाता है। तो हमारा इन्फिनिटिव के रूप में है यहाँ टू बी, तो बी के बाद बी प्लस V3 में बदल देंगे। तो यह यूज टू बी प्लस V3 जो यहाँ पर भी अर्थ हुआ, यहाँ पर भी जो यूज हो रहा है मॉडल वर्ब के रूप में ही हो रहा है, लेकिन यह पैसिव वॉइस में हो रहा है, जिसका अर्थ होता है या जाता था, ये जाती थी, ये जाते थे। अब इसका प्रयोग हम लोग यूज टू बी प्लस नाउन के रूप में भी कर सकते हैं, यानी यूज टू के बाद बी का प्रयोग कर नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में यूज टू बी प्लस नाउन का प्रयोग जब करते हैं, यानी ऐसा प्रयोग हुआ रहता है या करना होता है, तो ऐसे में किसी नाउन और प्रोनाउन की स्थिति या अवस्था को दर्शाते हैं या उसकी एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं कि वो वस्तु पास्ट में था या नहीं था, उसको बताते हैं कि वो पास्ट में था या नोट लगाएंगे तो नहीं था। जैसे ऐसे में इसका अर्थ होता है हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करते थे। और लास्ट जो इसमें एक और प्रयोग जो है ये एक्जुअली वर्ब यानी यूज टू के पहले जब एक्जुअली वर्ब का प्रयोग कर देंगे और यूज टू उसके बाद प्रयोग करेंगे, और उसके बाद टू के बाद किसी नाउन या V4 के रूप में जिरन का प्रयोग करेंगे या किसी फ्रेज का प्रयोग करेंगे। यानी एक्जुअली वर्ब प्लस यूज टू प्लस टू, यानी यूज टू प्लस या नाउन का प्रयोग करेंगे, चाहे V4 के रूप में कोई वर्ड का प्रयोग करेंगे या कोई फ्रेज के रूप में यूज़ करें। तो ऐसे में ये बताता है कि किसी काम को करने की आप आदी हैं, यानी आपकी आदत है कह सकते हैं, या जैसा वहाँ एक्जुअली वर्ब रहेगा, यदि प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट को बताएगा, पास्ट का रहेगा तो पास्ट को बताएगा। यानी जैसे मैं शराब पीने का आदी हूँ, जब वह शराब पीने का आदी था तो वाज वर्ब के बाद यूज टू करेंगे, और है कहेंगे, यानी वो शराब पीने का आदी है तो यूज मार के बाद में यूज टू का प्रयोग कर कर वहाँ पर शराब का वो शराब जैसे वर्ड का, यानी जो जिस वर्ड को आप आदी होने की बता रहे हैं वहाँ पर उस नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग वन बाय वन समझ लें, पहले हम लोग मौलिक विभक्त के रूप में समझने जा रहे हैं। तो देखिए, ही यूज टू
मौलिक विभव के रूप में सब्जेक्ट बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V1 का प्रयोग कर आएगा। टू गो टू पटना डेली, यानी इसका अर्थ हुआ कि वह प्रतिदिन पटना जाया करता था, या करता था ही करती थी। इसी तरह सी यूज टू हेल्प द पुअर, वह गरीबों की मदद किया करती थी, या करता था ही करती थी, यहाँ भी आया। आई यूज नॉट टू इंसल्ट हिम, मैं उसे इंसल्ट नहीं किया करता था। नेक्स्ट, यूज्ड दे टू मीट अस, क्या वे लोग हमसे या हम लोगों से मिला करते थे। ये दिस 4 एग्जाम्पल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल विभव, यानी ये मॉडल विभव पर है चारों एग्जाम्पल। नेक्स्ट, हम इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे तो ध्यान रखिए क्या करेंगे, सेम उसी तरह मॉडल विभव के रूप में जो यूज टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बी का प्रयोग कर मेन वर्ब को V3 में बदल देंगे। जैसे यहाँ पर एक को ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल को, तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कर दिए, उसके बाद हम लोग यूज टू का प्रयोग कर दिए। यहाँ भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी जब यूज टू के बाद मैंने बताया कि V1 आ रहा हो, यानी कोई भी वर्ब के बाद, यानी वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद यदि V1 आ रहा हो तो यूज टू ज्यों का त्यों उतर जाएगा। उसके बाद हम टू बी का प्रयोग कर देंगे, यानी ये मॉडल विभव के रूप में हुआ, और टू बी का प्रयोग कर दिए यहाँ पर, और उसके बाद हेल्प को V3 के रूप में कर दिए। यहाँ पर हमारा जो था हेल्प था, तो यहाँ देखिए यूज टू का प्रयोग कर दिए, यानी फिर समझिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आ गए, और यूज टू मॉडल विभव के रूप में है तो ज्यों कहते हैं किसी भी सेंटेंस में उतर जाता है मॉडल विभव, जो भी मॉडल विभव हो, यानी कोई भी मॉडल विभव सीधे उतर जाएगा, तो उतर गया। और टू प्लस V1 यानी टू हेल्प है तो टू बी प्लस V3 में बदल दिया जाता है। ये किसी भी इन्फिनिटिव का रूल है। और उसके बाद बाई का प्रयोग कर हम लोग वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यहाँ हुआ। इसका अर्थ हुआ कि गरीबों को उसके द्वारा मदद किया जाता था। नेक्स्ट, अब हम लोग मेन भाव को पढ़ेंगे, यानी मॉडल विभव का प्रयोग हम लोग मेन भाव के रूप में भी करते हैं। तो ऐसे में सेम इसी तरह होगा, किसी भी फॉर्म पर बदल जाएगा, यानी यूज टू का किसी भी फॉर्म पर बदल सकते हैं और यह किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकता है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान यही रखना है, यूज टू का जो प्रयोग होता है स्पेशली पास्ट टेंस में ही किया जाता है, यानी पास्ट या अत्यंत कार्य को ही दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ज़्यादातर बेहतर हुआ कि पास्ट में भी टेंस पर यूज करें। जैसे ही यूज्ड टू सेल वेजिटेबल्स, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज किए, यहाँ पर V2 के रूप में है तो सब्जेक्ट कोई भी हो, V2 का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ होता है। इसका अर्थ हुआ कि वह है सब्जियाँ बेचा करता था। अब इसी का देखिए हम लोग जब निगेटिव बना रहे हैं तो हमारा डीड का प्रयोग होने लगेगा। यहाँ पर निगेटिव बना रहे थे तो डायरेक्टेड यूज टू के बाद नॉट का प्रयोग हो रहा था, तो यूज टू के बाद नॉट का प्रयोग हुआ। इसका मतलब है कि वो मॉडल विभव के रूप में है। और यहाँ पर ये V2 मान लिए इसे, और V2 है भी, और इसके अनुसार यानी पास्ट टेंस के अनुसार बदलेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किसी सेंटेंस को निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डीड अलग से जुड़ी भाव के रूप में आ जाता है। तो यहाँ ही डीड नॉट यूज्ड का जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, अब यहाँ पर यूज नहीं होगा, ये यूज होगा, भाव का पहला रूप का प्रयोग होने लगेगा। टू सेल वेजिटेबल, यह कह रहा है कि वह है सब्जियां बेचा नहीं करता था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिए डीड को बाहर निकाल देंगे और ही सब्जेक्ट हो गया और यूज V1 के रूप में होगा, और टू सेल V2 के रूप में रह जाएगा, और वेजिटेबल्स यानी क्या वह सब्जियां बेचा करता था। अब जब हम इसी में से किसी एक सेंटेंस को लेकर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। वेजिटेबल्स को ले लिए, और मैंने बताया कि यूज्ड के बाद जब टू का प्रयोग आ जाए तो यूज्ड ज्यों का त्यों उतरता है, या डेयर जैसा कि ज्यों का त्यों उतरता है, या नीड जैसा कि ज्यों का त्यों उतर जाता है। और क्या होता है उसके बाद हम लोग जो इन्फिनिटिव होता है उसे टू बी V3 में बदल देते हैं। तो यहाँ पर यूज्ड हो गया और टू बी V3 सोल्ड सेल का हो गया। तीसरा लोग सोल्ड, क्योंकि 2 प्लस V1 को बदल दिया जाता है पैसिव वॉइस में, टू बी V3, तो टू बी और सोल्ड V3 में हो गया। बाई का प्रयोग कर और सब्जेक्ट को लेकर आए तो ही बदल गया। और यहाँ पर तो हमारा V2 के रूप में था, इसलिए V2 तो किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार वही रहता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, V2 ही प्रयोग किया जाता है।
तो इसका मतलब हुआ सब्जियों को बेचे जाता था किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा, यानी सब्जियों को उसके द्वारा बेचा जाता था, इसका प्रयोग हुआ, यानी किसी व्यक्ति के माध्यम से इस वेजिटेबल्स को बेचा जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग जो इसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, यूज टू बी नाउन, यानी जब यूज टू के बाद बी का प्रयोग कर किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के हम लोग स्टेट की अवस्था को जानने का बोध कराते हैं या होने का बोध कराते हैं कि वो व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज़ था या नहीं था। जैसे देखिए, ही यूज टू बी अ प्लेयर, जैसे एक खिलाड़ी हुआ करता था, वह एक खिलाड़ी हुआ करता था, यानी ये बता रहे पास्ट की बातों को कि वो व्यक्ति जो है पहले वो खिलाड़ी था, यानी खिलाड़ी रहा करता था, यानी खेला करता था। अब वो खिलाड़ी, इसका मतलब ये बता रहा है कि अब पास्ट की आदत खत्म हो गया, यानी वो खिलाड़ी अब नहीं है, खेलना वो छोड़ दिया। नेक्स्ट, देयर यूज टू बी अ हॉस्पिटल इन माई विलेज, कह रहा है कि मेरे गाँव में एक हॉस्पिटल यानी एक अस्पताल हुआ करता था, यानी पास्ट में हुआ करता था, पहले हुआ करता था, बट इन प्रेजेंट टाइम दैट हॉस्पिटल इज नॉट अवेलेबल इन माय विलेज, यानी अभी हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि पास्ट में किसी वस्तुओं या व्यक्तियों को होने को बोध कराता है कि वो था या नहीं था, यानी यदि पॉजिटिव प्रयोग करेंगे तो हमारा होने था का माने होने का बोध कराएगा, या निगेटिव यूज करेंगे तो नहीं होने का बोध कराएगा। ध्यान रखिए, लास्ट जो प्रयोग है हमारा यूज टू बी प्लस नाउन प्लस बिफोर या फ्रेज के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका अर्थ कैसे होगा। तो ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बताया कि प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग यानी यूज टू इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या यूज टू इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मीन्स यूज टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी यूज टू का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट के आयतन कार्य को दर्शाने के लिए नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि पास्ट के आयतन कार्य को दर्शाने के लिए करते हैं। जब यदि हम प्रेजेंट के रूप में वर्ब को इस्तेमाल कर यूज टू का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि वो अर्थ अपना चेंज कर लेगा और ऐसे में अर्थ बताएगा किसी कार्य को करने या होने की आदि हो जाना, एकदम आदत लग जाना, लत लग जाना, लत पड़ जाना का सेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे सी, इसका अर्थ होगा यूज टू बी प्लस नाउन, या चाहे ये सब यूज करेंगे तो का लत पड़ जाना, क्या आदत होना या का आदि होना होगा। जैसे सी यूज टू अ बाइक, यानी इसका मतलब हुआ कि वह एक बाइक की आदि है, यानी वह माने उसकी आदत है हमेशा बाइक लेने का या चलाने का। इसी तरह सी इज यूज टू स्मोकिंग, यानी वह धूम्रपान करने की आदत है, यानी वो हमेशा धूम्रपान किया करता है। नेक्स्ट, आई एम यूज टू चीट द पीपुल, यानी मैं लोगों को चीट करने का आदी हूँ, यानी मैं हमेशा लोगों को चीट करता हूँ, यानी मेरा आदत है हमेशा मैं ऐसा करता ही हूँ। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा कहावत भी है कि किसी चीज़ों को हमारा जो आदत है वो कभी आदत बदलता नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोग उस वैसी आदत को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करेंगे, और इज एम आर के बाद यूज टू करेंगे तो ये प्रेजेंट की आदतन कार्य को बताने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज करके यू आर यूज टू लव द गर्ल्स, यानी कह रहे हैं कि तुम लड़कियों से प्यार करने की आदी हो, यानी इसका आदत है कि हमेशा वो लड़कियों को देखते ही वो प्यार करने के प्रयास करता है, यानी यह आदि है लड़कियों का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह ये समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की यदि समझने में कोई कठिनाई हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।